हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के पहले चैप्टर संख्या पद्धति इसको वन शॉट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मैं समझाऊंगा अच्छे से, एक एक पॉइंट। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, तो ये संख्याओं के बारे में है। तो संख्याओं का सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, अशांत, शांत संख्याएं, आवर्ती, अनावर्ती, सब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ओके, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी संख्याएं दुनिया में जो हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आपको चाहे कोई संख्या पॉइंट में मिले, चाहे रूट में मिले, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि सर कोई ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं। बिल्कुल, ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं। जैसे अगर हम लिखें रूट में -2, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है ये संख्या वास्तविक नहीं होती है। लेकिन आपके पास इस तरह की संख्याएं नहीं आएंगी, आपके पास केवल वास्तविक संख्याएं आएंगी। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या जिसको आप भिन्न के रूप में लिख सके, जहां पर जो p और q है ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक का सिंबल z होता है, और q 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये जो हर है, डिनोमिनेटर हर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर अंश 0 हो सकता है, ये नहीं 0 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अभी आपको आगे समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, कौन कौन सी परिमेय होती हैं। ठीक है, तो और अगर परिमेय संख्या को हम p/q में लिख सकते हैं तो फिर अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो है उसको भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो परिमेय संख्याएं हैं ये 3 प्रकार से होती हैं, पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। पूर्णांक जो है ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखो, जो पूरे नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये धन पूर्णांक हैं। पूर्णांक धन पूर्णांक होता है, शून्य होता है, ऋण पूर्णांक होते हैं। अगर हम प्लस वाले नंबर देखें यानी पॉजिटिव साइड के नंबर देखें, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 होता है आप जानते हैं, और इधर माइनस में होते हैं, इधर नंबर प्लस में होते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होता है, इस तरफ ये -1, -2, -3। तो जो ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको कहते हैं धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक का एक और नाम है और वो है प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान रखना, धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या सेम चीजें होती हैं। तो जो यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये संख्याएं धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या दोनों ही होती हैं। ठीक है, शून्य एक पूर्णांक होता है, ध्यान रखना, शून्य एक पूर्णांक होता है। अच्छा, जब हम शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी शून्य से शुरू होके जो संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसमें ये भी आते हैं और 0 भी आता है साथ में। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में केवल एक अंतर है कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 के साथ शुरू होती, 0 से शुरू होती है, और प्राकृतिक 1 से, यानी केवल इसमें 0 एक्स्ट्रा आता है बस। तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास 1, 2, 3, 4 इस तरह से होती हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। ठीक है, और अब हमारे पास है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? इस तरफ तो जो माइनस में जो अंक होते हैं ये ऋण पूर्णांक होते हैं। तो आपको ये समझ आ गया, ये माइनस वाली साइड होते हैं, माइनस में। ओके, तो ये पूर्णांक, और ध्यान रखना सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ -2 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, आप कहोगे कि ये परिमेय संख्या है। -4 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 0 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 415 क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो ये सभी परिमेय संख्या हैं। अब भिन्न पे आते हैं। देखो, जो भिन्न है वो तो परिभाषा से ही, डेफिनेशन से ही परिमेय संख्या है। कोई भी आप भिन्न उठाओ, 5/2 ये परिमेय संख्या है, 7/1 परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना, रूट में मत लिख देना, √3/√2 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरह से।
तो इसका ध्यान रखना आप। तो ऊपर नीचे पूर्णांक होने चाहिए और ये भिन्न है। दशमलव, अब दशमलव पे आते हैं जो कि इसका सबसे ट्रिकी पार्ट है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने, जिस पे ध्यान देना है वो दशमलव है। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और अशांत। शांत दशमलव होते हैं जो रुक जाते हैं, यानी जैसे आपको पता होगा कि अगर आप 4 को भाग दें किससे, 8 से, तो क्या होगा, 0 लगा और दशमलव लगा, ये 0 हो गया, 4 पच्चे 8 पच्चे 40, रुक गया ना ये। तो यानी ये 0.5 जो है एक शांत दशमलव है। तो जो दशमलव रुक जाते हैं, यहाँ पे भी ये भले इतना लंबा है पर रुक तो गया है, इसके आगे डॉट 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 नहीं लगा है, तो ये शांत दशमलव होते हैं। लेकिन अब हमारे इसके अलावा हमारे पास होते हैं अशांत दशमलव, यानी जो रुकते नहीं है, जिनके पीछे डॉट लगा होता है। तो देखो अशांत दशमलव दो तरह के होते हैं, लेकिन सभी में आप देखोगे तो ये डॉट लगा है, इनमें भी और इनमें भी। तो यानी ये रुकते नहीं हैं, ये चलते जाते हैं। जैसे आप अगर 10 को आप 3 से भाग दें तो 3 तिया 9 होता है, फिर 1 आया, दशमलव लगा, 0 लगा, 3 तिया 9, फिर 1 आया, 0 लगा, फिर 3 तिया 9, तो ये चलता रहता है। तो ये होगा 3.3 डॉट 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 डॉट, और इसको हम कहेंगे अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, एक अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती में क्या है, संख्याएं रिपीट होती हैं, अंक रिपीट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर ये 3 जो है रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। यहां पे 2 1 2 1 2 1 बार बार आ रहा है, यहां पे 1 2 5 1 2 5 बार बार आ रहा है। तो जब संख्याएं रिपीट होने लगती हैं तो वो होता है अशांत आवर्ती। और यहां पर इनके ऊपर बार लग जाता है, ये बार लग जाता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं बार लगा हुआ। यानी जो चीज़ बार बार आती है उनके ऊपर बार लगा दो। 2 1 2 1 2 1 ये बार बार आ रहा है तो इनके ऊपर हमने ये बार लगा दिया। ये समझ गए आप। अशांत अनावर्ती संख्याएं, ये संख्याएं होती हैं जो इस तरह से रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन इसका रिपीटिंग पैटर्न आपको अच्छे से समझना है। यहां पे अगर हम 0 पॉइंट इस तरह से लिखें, देखिए ध्यान रखो, 0.4 5, फिर 4 को मैं 2 बार लिख रहा हूं, 5, फिर 4 को 3 बार लिख रहा हूं, 5, फिर डॉट लगा दे रहा हूं। ये अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें देखो ये 45 है, बट ये 445 है और ये 4445 है। तो एक चीज नहीं रिपीट हो रही, जैसे यहां पे है ना 1 to 5 1 to 5, यहां पे ऐसा नहीं है। ऐसे यहां पे देखो ये है 10 है, फिर ये 110 है, फिर ये 1110 है, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये भी कोई एक चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो इनको कहते हैं अशांत आवर्ती। यहां पे बार आप लगा ही नहीं सकते। और अब जो है ये जो अशांत आवर्ती है ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ध्यान रखना, इसीलिए यहां पर मैंने ये एरो इधर से मैं लेके आ रखा हूं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ओके, और इसके अलावा आपने जितनी भी पढ़ी, यानी शांत दशमलव ये परिमेय संख्याएं हैं, अशांत आवर्ती ये भी परिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ गया कि 0.555 डॉट 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 ये क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो आपको होगी कि ये परिमेय है। और क्वेश्चन अगर ऐसा है कि 0.505050 डॉट 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 ये क्या है, ये भी परिमेय है, क्योंकि इसमें 50 फिर से 50 फिर से 50 एक जैसा रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास 0.50 500 5000 5 ऐसे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 50 है, यहाँ 500 या 5000, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, 0.1211211112 ये क्या है, परिमेय या अपरिमेय? अगर आपका आंसर अपरिमेय है तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि भले हमें ये लग रहा है कि ये ऐसे गैप बढ़ रहा है और संख्या इस तरह से आ रही है, लेकिन यहाँ डॉट तो नहीं ना लगा हुआ। तो जब डॉट नहीं लगा हुआ है तो यानी वो शांत दशमलव है, और इसका मतलब वो परिमेय है, तो ये परिमेय आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप। और अब वर्गमूल वाली संख्याओं की बात करते हैं। तो ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से आ जाता है, पूरा पूरा परफेक्ट आ जाता है, उनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो आप जानते हैं कि जो 4 है उसका वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4,
इसका वर्गमूल 0.2, इसका वर्गमूल 0.5, ये सभी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जिनका वर्गमूल आप पूरा पूरा नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे ये है 2 का वर्गमूल है, इसे आप ठीक से नहीं निकाल सकते, लाइक 1.414 समथिंग 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 ऐसे आता रहेगा, तो ये पूरा नहीं आएगा। और ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है। आप ये मत सोचना कि सर 0.4 का तो 0.2 आ जाएगा ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। 0.2 होता है 0.04 का वर्गमूल, इसका नहीं होता है। तो ये सभी जो हैं अपरिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि दो संख्याओं के मध्य अगर हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करें? तो दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना बड़ा सिंपल है। ध्यान रखना, हम एक की बात कर रहे हैं। तो जब भी एक परिमेय संख्या निकालनी हो उन संख्याओं को प्लस करो। जैसे यहां पर है 1 और 2, इसके मध्य हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपको 4 और 5 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या होगा? तो फिर से इनको प्लस करो, 4 और 5 को, और 2 से भाग दे दो, तो ये 9/2 आ जाएगा। ये सिंपल आंसर है। ठीक है, समझ आ गया? और हमारे पास अब ये है दो संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। यहां पर क्या था? एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, और यहां पे एक से ज्यादा। तो यानी अगर आपको 2, 3, 4, 5 ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ये है। और ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने एग्जाम में आते हैं कि जैसे 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो, इस तरह से। ओके, तो करना क्या है अब आप स्टेप समझिए। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है कि अगर 3 और 4 ये है और इसके मध्य आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो कैसे करें। लेकिन इसके अलावा ये आप किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारा ये है कि जो ये क्वेश्चन है इसको इस तरह से भिन्न के रूप में लिखो। जब हमारे पास पहले से ही भिन्न होती हैं, यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आए कि 1/, मान लो क्वेश्चन इस तरह से है कि 2/5 और 3/5, इसके मध्य हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी यहां आप देख सकते हैं कि जो हर है वो पहले से लगा हुआ है, यहां पे है ना, हर पहले से लगा हुआ है। या अगर आपके पास ये है कि 4/3, 3/4 और 4/3, इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, या ऐसा आ सकता है। तो करना क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए इस तरह से, इस तरह से, तो भिन्न तो हमें ये हर, या जो नीचे आप देख सकते हैं ये तो पहले से लगा हुआ है। जहां नहीं लगा हुआ है वहां हम लगा देते हैं। तो यहां पे ये सीधे नंबर थे, हमने दोनों के हरों में एक एक लिख दिया है क्योंकि भिन्न के रूप में इसको लिखना पड़ता है हमें। ये इसको करने का एक तरीका है, पूरा प्रोसेस है। ठीक है, और जहां पहले से ही लगा हुआ है अच्छी बात है, और जहां अलग अलग हैं उनको एक जैसा बना दो। तो एक जैसा कैसे? अब यहां तो एक जैसे हैं, अच्छी बात है, यहां भी एक एक हमने लगा दिया, एक जैसे हो गए, लेकिन यहां पे अलग अलग हैं। तो पहला काम यह है कि इनको एक जैसा बनाओ। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि दी हुई संख्याओं के हरों को एक समान बनाना, यही मेरा मतलब है कि अगर ये अलग अलग हैं तो एक समान बनाओ। अब इनको एक समान कैसे बनाओगे आप? उसका तरीका यह है कि जो यहां पर ये 3 है इसका ऊपर नीचे गुणा करो, और ये 4 था यहां पे, इसका ऊपर नीचे गुणा करो। तो अब आप समझ सकते हैं यहां हो जाएगा 9/12 और यहां हो जाएगा 4 चौको 16/12, है ना। ये 9/12, ये 16/12, ये आ गया है। तो यहां पर हर जो है वो एक समान हो गए हैं। अब इसके बाद हम आगे की कार्यवाही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरा हम देखते हैं कि कितनी परिमेय संख्या हमें निकालनी है। यहां पर आप देख सकते हैं हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो उसमें 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, 7 आ जाएगा। अगर हमें निकालनी है मान लो 10 परिमेय संख्याएं, तो 1 प्लस कर दो, 11 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, जो ये 1 प्लस करके आएगा उसका ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहां पर हमने ये हर इस तरह से लिखे, ऊपर नीचे गुणा किया, तो ये हो गया 7 आया 1 प्लस करके, 7 का यहां भी ऊपर नीचे गुणा किया, यहां भी ऊपर नीचे गुणा किया।
7 या 21/7 ये आ गया और 7 चौक 28/7 ये आ गया। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, अगर यहां मान लो क्वेश्चन ये है कि यहां भी 6 परिमेय संख्या निकालनी, यहां भी ऊपर नीचे 7 का गुणा करो, तो यहां भी ऊपर नीचे हम 7 का गुणा करते अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता इस तरह से। तो यहां हमने ऊपर नीचे किया 7 का गुणा। ठीक है, हमारे पास अब यह आ गया है 7 या 21/7, 7 चौक 28/7। अब आप 21 और 28 के बीच में सोचो क्या नंबर आते हैं, तो 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, नीचे सबके 7 लगा दो और ये हमारा आंसर है। ये पूरी प्रक्रिया आप अच्छे से समझना, आप इसको दोबारा देख लो चाहे इस वाले हिस्से को, लेकिन इस तरह से दो संख्याओं के बीच में अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ओके, ऑलराइट। और अब हमारे पास ये है कि अगर दो संख्याओं के मध्य हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे करें। जब भी आपके पास क्वेश्चन ये आए कि दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर संख्याएं इस तरह से हैं उनको ऐसा करके लिख दो, भिन्न के रूप में लिख दो। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भाग दे दो, थोड़ा सा ये भाग दे दिया हमने। ठीक है, अब इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं बताओ, इसके बीच में यानी 0.14, 0.28, इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो आपका आंसर ये होगा कि सर 0.15 है, 0.16 है, 0.17 है, 0.18 है, इस तरह से है आगे। बिल्कुल सही, लेकिन अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये संख्या बनेगी परिमेय, अपरिमेय नहीं बनेगी। आपको मैंने पीछे अपरिमेय संख्या बताई ना कि अपरिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। अपरिमेय संख्या लिखने के लिए गैप को बढ़ाना पड़ता है, यानी ये 15 है, आगे 115 लिख दो, आगे फिर 1115 लिख दो, लेकिन डॉट लगाना मत भूलना, ध्यान रखना। यहाँ भी 116 लिख दो, 16 पहले से ही है, 116, 1116 लिख दो, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये 17, 117, 1117 डॉट 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 लगा दो, ये 18 है, 118, 1118 डॉट 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 लगा दो, हो गया। समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम दो संख्याओं के मध्य में अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा सिंपल स्टेप है इसका, ऐसा नहीं कि कोई रूल है, फॉर्मूला है कि फॉर्मूले में आप रखो आ जाए, ऐसा नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने की टेक्निक होती है, प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस समझना है। ओके, अब हमारे पास है ये, यानी अगर हमारे पास ये संख्याएं हैं और हमें इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो कैसे करते हैं निरूपित, ये भी आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसको करने की भी पूरी प्रक्रिया है। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहां पे √4 क्यों नहीं है। आप √2 को, √3 को, √4 को संख्या रेखा पर निरूपित करोगे, √4 ने क्या बिगाड़ा है। देखो अगर आप √4 करें तो √4 तो सीधा 2 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 को तो संख्या रेखा पर वैसे ही निरूपित कर देते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप जानते हैं इस तरह से संख्या रेखा होती है। और 2 तो दिख ही रहा है ना, आप सीधे यहाँ पे ये कर दोगे, यहाँ पे एरो लगा के ये लिख दो कि ये √4 है। ये तो सीधा ही है। इस मुझे लगता नहीं कि इस तरह से पूछा जाएगा आपके पास। अगर कभी आ गया ऐसे भूले भटके क्वेश्चन तो आप इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें, क्योंकि ये संख्या अपरिमेय है, ये तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो बड़ा आसान है, तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें ये देखो। तो यहां पर मैं आपको क्विकली ये समझाऊंगा, लेकिन इसका एक बहुत ही शानदार डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना आप साथ में। मैं आपको इसका प्रोसेस समझा देता हूं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म में। यहां पर यह है 2, ये 3, ये 4। अब मुझे आप बताओ पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती। तो आप कहोगे कि सर 1 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 1 का स्क्वायर होता है। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 2 का वर्ग होता है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि 3 का वर्ग होता है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि 4 का वर्ग होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये क्लियर हो गया है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि जो ये संख्या होती है, जैसे हमारे पास है 2, तो 2 को हम ब्रेक करते हैं
पूर्ण वर्ग संख्याओं के योग के रूप में, यानी इसमें 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 1 4 9 16। 2 क्या होता है? ये होता है 1 + 1। ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया √3, तो √3 को कैसे करोगे आप? तो ध्यान रखना, आप 2 + 1 मत कर देना, क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग ये है, ये है, ये है, ये है। 25 है, मुझे लगता नहीं 25 तक आएगा आपके पास क्वेश्चन, बट ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इनमें ही तोड़ना है इसे, तो क्या तरीका है? तो इसको करो 1 + 1 + 1। ठीक है। अगर हमारे पास मान लो कि √5 है, फिर क्या करें? तो √5 होता है √4 + 1। अगर हमारे पास है √6, तो क्या? तो √6 होता है 4 + 1 + 1। तोड़ना इन्हीं में ही है। अगर हमारे पास है √8, तो क्या करें? तो √8 होता है 4 + 4। √10 है, तो क्या करें? √10 होता है 9 + 1। बट इन्हीं में ब्रेक करना है। समझ गए आप बात अच्छे से? गुड। अब अगला स्टेप देखो, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, √10, और √10 होता है √9 + 1। अच्छा, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे हम। 1 होता है 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 का स्क्वायर। ठीक है। ये होता है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। 4 क्या होता है? 4 2 का वर्ग होता है, और 9 होता है 3 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए आप? अब इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले √2 को हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने खींच दी है संख्या रेखा। ओके, ये है 0 1 2। कहाँ तक इसको लिखें, कैसे पता चलेगा? तो देखो √2 क्या होता है? तो 2 का जो वर्गमूल होता है ये 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 2 क्या क्या होगा? 1 और 2 के बीच में होगा ना। तो वैसे 1.4 के आसपास होता है ये। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 तक खींचना है। आप 3 तक खींच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर आपने 3 तक इसको खींचा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा। हाँ, आप लेफ्ट में थोड़ा सा एक ये बना सकते हो, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अब देखो क्या करना है। वैसे इसमें प्रकार की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको समझाने का। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखने का कारण क्या है? वो कारण ये है कि पहले हम ये खींचेंगे और फिर इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये है 1, तो हम क्या करेंगे? ओ से, यानी जो ये 0 है, 0 से हम 1, यानी क्योंकि ये 1 है तो 1 इंच लंबी लाइन या 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम खींचेंगे, और यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे, ये ए है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो ये हम खींच चुके हैं। अब इसकी बारी है। तो इस लाइन से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कैसे होगा? तो ये हो गया 90 डिग्री पे। तो ये लाइन आ चुकी है 90 डिग्री पे, और इसको हम बी यहाँ पे नाम दे देंगे, ये बी है। ठीक है, ये 1 1 यूनिट लंबी है, या 1 इंच 1 सेंटीमीटर, जो भी है, जो भी आप लें दोनों सही है। और ये भी 1 इंच लंबी लाइन है, या 1 सेंटीमीटर। इंच में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंच बड़ा होता है थोड़ा सा, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। तो अगर आप इंच से बनाएंगे तो खुला सा दिखेगा, अच्छा फिगर दिखेगा। इतना समझ आ गया? यहाँ पर 1 और 1 लिखा है, तो पहले 1 खींचा और इसी पे 90 डिग्री बना के ये। अब हम इससे इसको मिलाएंगे। ओ से बी को मिलाया, और ये जो ओ बी होगा ये है √2। ओके, तो आपको क्या करना है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा √2, तो आप √2 को इस तरह से लिखेंगे, फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो ओ ए है ये है 1, ए बी है ये है 1। तो इसीलिए देयरफॉर जो ओ बी होगा ये क्या होगा? तो यहाँ पर करेंगे वर्गमूल, और ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी जो मैंने ये लिखा है वही। ये इतना आपको बस लिख के बताना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार। तो जैसे प्रकार रखते हैं ना, इसको ऐसा कर देते हैं, तो ऐसे प्रकार रख के हम यहाँ पे रख के
और इसको ऐसा इस पर एक चाप खींचेंगे ये, ठीक है ना, प्रकार रखे हम ऐसे खींचेंगे और वो इसको यहाँ पे टच करेगा, ये हमारा पॉइंट होगा सी, ए बी ये हो गया, ये सी है, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके एरो बनाएंगे और ये लिख देंगे √2, और फाइनली हम लिखेंगे कि ओ सी बराबर ओ बी है। क्यों? क्योंकि प्रकार रख के हमने ऐसे खींचा है, तो जितना ये है उतना ही ये है, और ये आ जाएगा √2, और जो सी है ये 2 है। तो बेसिकली ये हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ये हम यहाँ, तो इसका आंसर ये है। ये बात आपको एकदम समझ आ गई? ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इस पर जो बना रखा है, बहुत ही शानदार वीडियो, उस पर लाखों लोग उसको देख चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। इस तरह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस पे। अब हमारे पास यहाँ पे √3 है, तो √3 के लिए भी संख्या रेखा हम इसी तरह से ही बनाएंगे, क्योंकि √3 क्या होता है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.7 के आसपास होता है ये, तो 2 से बाहर तो ये जाएगा नहीं, तो इसलिए इतनी लंबी रेखा इनफ है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले हम इसे खींचेंगे, फिर इसे खींचेंगे, फिर इसे खींचेंगे। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो पहले हम इसको खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमने 1 यूनिट खींच ली है यहाँ से यहाँ तक 1। अब ये है 1, तो इस पर 90 डिग्री बना के हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो ये है, ये भी 1 है। इसके बाद इससे इसको ज्वाइन, तो ये O है, ये OA, और ये B है। अब यहाँ से इसको हम मिलाएंगे, तो अभी तक तो बिल्कुल वैसे है ना जैसे ये है, ठीक, और हम इसे हम ड्रॉ कर चुके हैं ये, और ये वाला हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसका क्या, तो इस पे 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, और ऐसे हम खींच देंगे, तो ये 1 है, समझ गए? तो ये 90 डिग्री, ये 1 खींचा, ये 90, फिर ये 1 खींचा 90, और ये, और फाइनली इससे इसको मिला देंगे, ये हमारा सी पॉइंट हो गया है। ओके, और अब यहाँ पे रखेंगे प्रकार, और इस तरह से इस पर एक चाप खींचेंगे ऐसे जाके, तो ये चाप, तो यानी ये चाप ऐसे जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये है √3, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, देखो OA जो है 1 है। देखो अगर आप इतना भी बना देते हैं और इसके बाद ये लिख के ऐसा बना देते हैं, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि OA बराबर 1 है, AB बराबर भी 1 है, तो O से B तक क्या होगा, तो OB हो जाएगा √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी ये √2 हो जाएगा। और अब ये √2 है और ये 1 है, तो OC जो है वो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3, और यही तो आपको चाहिए। तो यानी जो OC है ये √3 है, और जो O से लेके D तक है ये OC की इक्वल है, क्योंकि प्रकार रखा हमने ऐसे चाप खींचा, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, और ये भी √3 आ चुका है। इतना आप करेंगे तो अच्छी बात है, अगर आपने ये नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इतना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो खैर बनाना ही है आपको। अब हमारे पास है √5, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? √5 को इस तरह से लिखा हमने, आप भी समझ सकते हैं क्यों लिखा, क्योंकि 4 और 1 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, और इसको फिर इस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 है सबसे पहले, तो सबसे पहले तो हम 2 इंच लंबी लाइन या यहाँ से 2 यूनिट की लाइन खींचेंगे, ये हो गया, ये 2 है, और फिर 1 है हमारे पास, तो ये हमने 1 खींचा, ठीक है, ये 1 है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे खींचेंगे, और इसको, ये O का भी काम करता है, 0 का भी काम करता है, तो इसको O रहने, यहाँ पे रहने देते हैं, और इसको लिखेंगे हम A, और ये B है, ठीक है। और क्योंकि जो √5 होता है ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसीलिए इससे बाहर तो ये जाएगा नहीं, तो इससे बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं, और यहाँ पर इससे इसको मिलाएंगे, और ये आप देख सकते हैं ये
ये हो गया है, और ये है अपना √5। तो यहाँ पर फिर प्रकार रख के ऐसे चाप खींचेंगे तो ये ऐसे आएगा, और ये जो है यहाँ पर ये है √5। ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास है √10। देखो √10 का सीन ऐसा है कि √10 की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 10 का 3 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ तक पहुँचेगा लगभग, तो इसलिए हमने 4 तक बना दिया है ये। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आप इसको हमने इस तरह से लिखा, क्योंकि जो 10 होता है वो 9+1 होता है, और 9 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। अब सबसे पहले 3 यूनिट लंबी लाइन खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर हो या 3 इंच हो, हमने ये लाइन खींची, हो गया, ये 3 है। और इसके बाद 90 डिग्री पे 1 खींच देंगे, तो ये 1 है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप स्केल से खींचेंगे तो ऑब्वियसली एकदम प्रिसाइज बनेगा। ये O है, ये A है, ये B है, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो ये और ये हो जाएगा √10, और हमारा आंसर होगा, आप यहाँ पे प्रकार रख के ऐसे बनाएंगे, चाप खींचेंगे। ठीक है, ऐसे रख के, और ये चाप खींचा तो ये बन जाएगा ऐसे में, ये कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ पर ये है √10। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरह से इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हमारे पास है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना। देखो आपने इस तरह से क्वेश्चंस देखे होंगे, बार वाली संख्याएं या फिर ऐसी संख्याएं कि 0.666 ... ये है, इसको हमें P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना होता है। तो कैसे इनको करते हैं, तो इन्हें मैं यहाँ पर इन तीनों को एक साथ करूँगा। एक साथ करने का मतलब ये है कि मैं 3 कॉलम बना देता हूँ, और इसका पर्पज़ ये है ऐसा करने का ताकि आपको रूल्स जो है अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे हमें करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.6 वाले का, इसका करेंगे यहाँ पर 1.27 बार, और यहाँ पर 0.001 बार। ओके, तो सबसे पहला स्टेप माना x बराबर 0.6। अब ये बार है ना, तो इसको बार बार लिख दो, इतना बहुत है। ठीक है, इसको भी वहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब पहला स्टेप सब में एक जैसा है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी इसको मैंने 3 बार लिख दिया और डॉट लगा दिया, और यहाँ पर फिर से वही कि माना x बराबर, तो ये जो संख्या है 0.001, अब इसके ऊपर बार है तो यानी 0.001001001 ऐसी है। मैंने फिलहाल इसको इतना लिख दिया है। ठीक है ना, पहला स्टेप बिल्कुल एक जैसा है सब में। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर जब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर केवल 1 अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। और समीकरण 1 में यहाँ पर गुणा करते हैं, किसकी गुणा करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। समीकरण 1 में 10 की गुणा करेंगे इसमें, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए यानी जिसमें 2 अंक रिपीट हो तो 0 भी 2 होने चाहिए, तो हम ये लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 की गुणा करने पर, और यहां पर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं यानी 3 0 होने चाहिए, तो हम इसमें 1000 की गुणा करेंगे। तो यहां पर समीकरण 1 में हम करेंगे 1000 की गुणा। अब समझ गए आप, तो 1 अंक जब रिपीट होता है 10 की गुणा, 2 अंक रिपीट होते हैं 100 की गुणा, और 3 अंक रिपीट होते हैं 1000 की गुणा। तो अब इसमें हम 1000 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये सॉरी, इसमें 10 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x, और 10 की गुणा करने से ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6.666 ... और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। समझ गए। सेम हम यहाँ पे करेंगे
कि इसको चूंकि 100 का गुणा किया है तो ये पॉइंट 2 प्लेस राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है 2 प्लेस राइट में चला गया है, तो ये हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? सिंपल। और यहाँ पे 1000 की गुणा है इस समीकरण में, तो ये 1000x हो जाएगा, और ये 3 प्लेस राइट में पॉइंट चला जाता है जब 1000 की गुणा होती है, तो ये आ जाएगा 1.001 डॉट डॉट डॉट। यहां तक सब क्लियर है? ओके। और अब अगेन सेम प्रोसेस सब में हम करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से हम माइनस करेंगे, या चलो लिख देते समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसे इसलिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ी है, इसमें बड़े नंबर हैं, इसमें छोटे नंबर हैं, तो बड़े नंबर वाला अक्सर ऊपर रखते हैं ताकि माइनस का प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होगा, समीकरण नंबर 2 को ऊपर लिखेंगे तो ये है 10x इज इक्वल टू 6.666, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लिख देंगे समीकरण नंबर 1 0.666, एक और 6 इसमें 4 6 है। अच्छा, इसको हमें माइनस करना है, इसको भी हम लिखते हैं, पहले इसको निपटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, 10x में से एक x माइनस हुआ तो 9x हो गया। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अब देखो ये माइनस करना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक 6 बढ़ा देंगे। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे आपने एक 6 अपनी तरफ से बढ़ा दिया। देखो अपनी तरफ से नहीं है, 6 पहले से ही है, यहाँ 6 की कमी नहीं है, अनंत 6 है यहाँ पे, तो डॉट 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 करके। अब क्योंकि एक 6 बढ़ाया ताकि माइनस करने में आसानी रहे, एकदम ये 0 0 0 0 ऐसे हो जाएगा, इसलिए ये बढ़ाया। तो यहाँ पर ये सब 0 हो गया, 0 0 0 0, और सीधा ये 6 बचा, और x आ जाएगा 6/9, और कट के ये आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो फाइनल आंसर है 0.6 बार, ये बराबर होगा 2/3, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, क्रॉस चेक करने के लिए आप 3 को 2 से भाग दे सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए आप 2 को 3 से भाग दे के इसको चेक कर सकते हैं, यही संख्या आपको मिलेगी, ठीक है। यहां भी सेम प्रोसेस करेंगे, यह है समीकरण नंबर 2, और हम समीकरण नंबर 2 से माइनस करेंगे समीकरण 1 को, यानी समीकरण 2 हम ऊपर रखेंगे 127.272727 डॉट डॉट डॉट, और नीचे ये है x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो अब आप वही कहोगे कि सर ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्यों लगाया। बिल्कुल नहीं, अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि यहाँ 27 बहुत सारे हैं, अनंत हैं, तो भले यहाँ पर हमारे पास 2 बार थे 2727 पॉइंट के बाद, एक बार हमने और बढ़ा दिया जिससे कि माइनस करने में आसानी रहे। अब ये 0 0 0 0 आप देख सकते हैं, साथ में से 1 गया 6, 2 1 9x 99x, तो x हो जाएगा 126/99। 3 से इसको भाग देंगे तो 3 चौको 12, 3 दूने 6/33, अच्छा 3 से फिर जा रहा है 14/11, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास ये है 0.01, इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया था, और इस समीकरण से इसको माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से माइनस करेंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 हमारे पास है 1000x 1.001, ठीक है, और समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 0, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ऐसे ही हम पॉइंट वालों को माइनस करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम 001 बढ़ा देंगे, क्योंकि 001 तो रिपीट हो रहा है, उनकी कमी है नहीं, और ये बढ़ा देंगे जिससे कि माइनस करने में आसानी रहे। तो ये 0 सब 0 हो जाएगा, केवल यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 999x, और x आ गया है 1/999, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है
वो है कि 0.001 होता है 1/999। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। और अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है इस चैप्टर को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। हमें अपरिमेय संख्याएं ढूंढनी है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। तो क्यों? क्योंकि इसका जो वर्गमूल है पूरा पूरा आ जाता है, मतलब ये आ जाएगा 0.2, इसका वर्गमूल ये होता है। तो ये तो एक परिमेय संख्या है। ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संख्या, पहली बात तो ये है कि ये एक अशांत संख्या है क्योंकि डॉट 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 इसमें बढ़ रहे। दूसरा, अनावर्ती है क्योंकि ये 03 है, ये 003 है, ये 0003 गैप बढ़ रहा है ना, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा, 40.404040, ये भले ही अशांत है लेकिन ये आवर्ती संख्या है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है सेम 404040, तो यह एक परिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है? तो यहाँ पर ये जो संख्या है, ये देखने में आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो इस तरह से है, ये फिर 110 है, फिर 1110 है, ये अपरिमेय होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसमें और इसमें एक अंतर ये है कि ये शांत है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इसमें डॉट नहीं लगे हैं। डॉट नहीं लगे हैं तो ये संख्या शांत होती है और इसको हम कहते हैं परिमेय। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, सीधी सी बात है। 0 एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, और जो परिमेय संख्या की परिभाषा है ये उस पर पूरी तरह से एकदम फिट बैठती है। √3/2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। और ये जो संख्या है ये क्या है, इसके लिए इसको हल करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा और ये हो जाएगा x² माइनस y²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, ये होगा 3 - 2, ये हुआ 1, और ये परिमेय संख्या है। तो यानी ये परिमेय है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी, एक ये और एक ये और एक ये तीनों अपरिमेय संख्या है। तो आंसर इसका B, E एंड G, ये है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये इसका आंसर है क्योंकि अपरिमेय पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि 1.5 और 5 के ऊपर बार लगा है, इसको P/Q यानी भिन्न के रूप में हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे इसे? देखो 1.5 बार, जब हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहला स्टेप है माना x बराबर, और ये जो संख्या है इसमें जिसके ऊपर बार लगा है उसको बार बार लिख दो, ठीक है। ये समझ आ गया। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। अब ये जो समीकरण 1 है इसमें करेंगे 10 से गुणा। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जिसमें एक अंक रिपीट होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं, जिसमें 2 अंक रिपीट होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरह से कोई संख्या है, 2 अंक रिपीट होते हैं तो इसमें हम 100 से गुणा करते हैं। जिसमें 3 अंक रिपीट होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 412 इस तरह से है, या 412 के ऊपर बार लगा है, तो इसमें 1000 से गुणा करते हैं। तो जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं, जितने अंक रिपीट होते हैं, उतने 0 लगे होते हैं जिससे हम गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि केवल एक अंक रिपीट हो रहा है तो इसलिए 10 से गुणा करेंगे। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 10x, और ये 10 से गुणा होने पर ये पॉइंट एक प्लेस राइट में चला जाएगा और ये 15 पॉइंट आ जाएगा 555। ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 10x = 15.555 डॉट डॉट डॉट, और नीचे लिखेंगे इस संख्या को x = 1.5555। देखो यहाँ 5 यहाँ पर यहाँ तक है, हम एक और 5 यहाँ बढ़ा देंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर आपने अपनी तरफ से ऐसे क्यों बढ़ा दिया? देखो अपनी तरफ से नहीं, यहाँ 5 की कमी तो है नहीं, अनंत 5 है यहाँ पर, और इसलिए बढ़ाया हमने ताकि इसको माइनस करने में आसानी हो। तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4,
एक नीचे आया, इक्वल का साइन लगा, 10x में से एक x गया, 9x बच गया और x आ जाएगा 14/9 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। फाइनली आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमारा आंसर है 1.5 बार इज इक्वल टू 14.9। ठीक है ना। ओके, √12 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो कैसे इसको, या कोई अपरिमेय संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले तो √12 देखो, 12 का वर्गमूल। 12 को ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो पूर्ण वर्ग होती हैं, जो पूर्ण वर्ग होती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1 पूर्ण वर्ग होता है, 4 पूर्ण वर्ग होता है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, फिर इसके बाद 16 आती है। 16 तो बड़ी हो गई, उसको छोड़ो। पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो 12 कैसे बनेगा? इनके सहयोग से, इनके योग से। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि हम कर दें 9 + 1 + 1 + 1, क्योंकि 12 होंगे ना, ऐसे करके इन्हीं का ही प्रयोग करना है। अब 9 + 3 मत कर देना, ओके। 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक और तरीका इसको करने का है कि हम इसको कर दें 4 + 4 + 4। ये भी तो 12 हो गए। और इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें हमें एक कम यूज़ करना पड़ रहा है, इसमें एक ज़्यादा, इसमें 4 अंक आ रहे हैं, 4 संख्याएं आ रही हैं, इसमें केवल 3 संख्याएं हैं, इसलिए ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं इसको इरेज करके और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 + 4 + 4। और 4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है, फिर 2 स्क्वायर लिखेंगे और फिर 2 स्क्वायर। इतना समझ आ गया? ओके, तो अब हम संख्या रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या रेखा है और इस पर हमें इसे निरूपित करना है। देखो ये हम लेते हैं यहाँ पे 0, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो √12 होता है 3 पॉइंट समथिंग। मुझे कैसे पता? क्योंकि देखो √16 होता है 4, √9 होता है 3, तो √12 3 और 4 के बीच ही में होगा कहीं, तो इस वजह से ये यहाँ कहीं आएगा। तो यानी 4 की बात तो जाएगा नहीं, तो इतना काफ़ी है। एक यहाँ पर बना दो -1, फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं, वैसे हमें पता है कि यहाँ पे तो आएगा नहीं ये। अब क्या करें? देखो, तो अब जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी है इनका यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम इसे खींचेंगे, फिर इसे और फिर इसे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो यहाँ से और यहाँ तक हमने इसको खींच दिया है। ठीक है, ये 2 है। इसके बाद इस पर 90 डिग्री बना के हम ऊपर खींचेंगे इसको, तो ये 2 यूनिट हम इसको खींचेंगे ऐसे, और ये 2। इतना समझ आ गया? ये O है, ये A, ये B है। और अब इसके बाद फिर से हम 2 यूनिट इस पे, देखो पहले तो इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, और अब इस पे 90 डिग्री बना के फिर से 2 यूनिट हम खींचेंगे। तो यहाँ पर 2 यूनिट और हमने इस पे खींच दिया, क्योंकि एक और हमारे पास है। तो ये 2, फिर ये 2 यूनिट और फिर ये 2 यूनिट, ऐसा हो गया है। ये 90 डिग्री है यहाँ पर। इससे इसको ज्वाइन करेंगे हम, और ये B है, ये C है। तो यहाँ पर जो ये है ये √12 है। ओके, अगेन इस तरह से ध्यान रखना, पहले 2 2 2, तो पहले 2 खींचा, इस पे 90 डिग्री बनाया, ये 2 खींचा, इस पे 90 डिग्री बनाया, यानी ऐसे खींच के फिर 90 डिग्री और ये खींचा। अब यहाँ से इस पे एक चाप डालेंगे, तो प्रकार आप ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा इस तरह से। इस तरह से, और ये है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये है √12, और ये पॉइंट आप ले लेंगे D। तो यहाँ पर जो OD है ये = OC है, जो कि है √12। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। 1 और 2 के ठीक मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें 2 संख्याओं के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं? सीधे देखो, 1 और 2 के ठीक मध्य। अब ठीक मध्य हो या केवल मध्य हो, इसका एक ही तरीका है, मतलब एक ही तरीके से दोनों कर सकते हैं।
ठीक मध्य की एक परिमेय संख्या। तो सिंपली क्या करना है, इनको प्लस करना है और 2 से भाग दे देना है, 3/2 और यह आंसर आ गया है। सिंपल। ओके, एक नंबर में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। एंड फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी हमें दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो पहला स्टेप क्या है कि इनके हर एक जैसे होने चाहिए, और वो एक जैसे पहले से ही है। इनके मध्य हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं। अब जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें एक प्लस करते हैं, जो भी आता है उससे यहां ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहां पर ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे 6 से, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी इसलिए 6 से गुणा करेंगे। अगर 10 ज्ञात करनी होती तो 11 से गुणा करते ऊपर नीचे। इसके मध्य हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं। ये हुआ 6 × 18/30 और ये हुआ 6 × 24/6×5=30। इसके मध्य हमें ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं और ये आंसर आ गया है। यानी 18 और 24 के मध्य में एक है 19, 20, 21, 22 एंड 23 और ये हमारी संख्याएं आ चुकी हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे चैप्टर का आपको एक अच्छा आइडिया हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।